हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए आज भी हम लोग डिस्कशन करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको देखिए स्टेटमेंट और इस पे जो कंक्लूजन है उससे रिलेटेड बातें हैं। चलिए पहला प्रश्न, पिता की उम्र और पुत्र के उम्र के बीच का अंतर 21 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? अब इस पे कथन दे रखा है। पहला, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 हो जाएगा। दूसरा, 5 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 वर्ष होगा। कहने का मतलब इस प्रश्न जो पूछे गए हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, इसमें जो कथन दिए गए हैं, दो कथन, किसके मदद से आप आंसर दे पाएंगे? दोनों कथन से आंसर दे पाएंगे या दोनों से नहीं दे पाएंगे या किसी एक से दे लेंगे या किसी दूसरे से दे लेंगे, सभी बातें हम लोग देखेंगे। देखिए, पिता की उम्र और पुत्र के उम्र के बीच का अंतर 21 वर्ष है। मान लीजिए पिता का उम्र आप x डिनोट करते हैं और पुत्र के उम्र को आप y से डिनोट करते हैं, तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगा। पिता की उम्र और पुत्र के उम्र के बीच का अंतर कितना है? 21 वर्ष है। अब आइए यहाँ पे कथन 1 से, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा? x + 5। 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा? x + 5। पुत्र की आयु से अनुपात, और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? y + 5। इसका जो अनुपात है 5:2 का हो जाता है। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ मिला x और y में, और एक इक्वेशन यहाँ पे मिला। इस दोनों के मदद से x और y का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। फिर दूसरा पढ़ते हैं, 5 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 वर्ष होगा। कहने का मतलब x + 5 + y + 5 = 66। एक इक्वेशन तो क्वेश्चन से ही बन रहा है और दूसरा इक्वेशन स्टेटमेंट 1 से बना। अब फिर एक और एक्स वाई में जो इक्वेशन बना दूसरा से बन गया। कहने का मतलब आप पहला से भी आंसर दे पाएंगे और दूसरा से भी आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो निष्कर्ष होगा, तो निष्कर्ष क्या दीजिएगा? या तो कथन 1, या तो कथन 1 या 2, या तो कथन 1 या 2 सही है। कहने का मतलब है यहाँ आइदर और में आंसर जाएगा। कहने का मतलब है इससे भी आप आंसर दे पा रहे हैं और इसके भी मदद से आंसर दे पा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? या तो कथन 1 या 2 सही है। दोनों के मदद से आप आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्यूब से है। कहता है नीचे दी गई आकृति को घन की आकृति में मोड़ा जाता है। विकल्प A, B, C तथा D में से उस आकृति को चुनिए जो कटी हुई आकृति के समान हो। और यह क्वेश्चन RRB जम्मू ASM परीक्षा 2005 में पूछा है और एक आकृति दिया हुआ है A। ठीक है, कहने का मतलब है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो हमारा जो क्यूब है, घन है, उसको खोल के दिया हुआ है। ठीक है, खोल के देने का मतलब ये, यह जो फिगर है 2D में है और ये जो फिगर है 3D में है। मतलब इसमें लेंथ और ब्रेथ है, सिर्फ इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है। तो ये 3D है और ये खोल के दिया गया है 2D में। तो वहीं आपसे पूछा गया है कि ये जो दिया गया है
इसको जो इस आकृति के समान है कौन ऐसा होगा। तो पहले इसको समझिए। कहने का मतलब है कि जो ये ए है, सी बी डी और एफ इस सभी का पड़ोसी है, ठीक है। और ये जो ई है, सी बी डी एफ ये चारों का ही पड़ोसी है। और ए और ई एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। और बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए। कहने का मतलब है यहाँ पे ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है, सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है। सी बी डी और एफ ए के पड़ोसी हैं, सी बी डी और एफ ई के पड़ोसी हैं, ठीक है। इतना बात से आपको ये बताना है कि इससे कौन डाइस बनेगा, ठीक है, या कौन सा घन बनेगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ दे रखा है ए एफ और ई। देखिएगा, अभी हम बताए थे ए का अपोजिट है ई, ए का अपोजिट है ई। यहाँ देखिए ए के पड़ोसी में बैठाया हुआ है। क्या ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब है यहाँ ए के अपोजिट में ई है, आप ए के पड़ोसी में ई को बैठा है, तो ई तो बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। अब आइए इसको, सी एफ डी आप पड़ोसी होते हुए बैठाए हैं। आपकी एक स्थिति यहाँ डिस्प्ले हो रही है, लेकिन देखिएगा अभी हम बताए सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ सी और डी को आप पड़ोस में बैठाए हुए हैं, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब अगला ऑप्शन पे आते हैं, ए बी और डी। देखिए ए बी और डी, अभी हमने क्या बताया कि ये जो है बी सी बी डी और एफ का, इस सब का ए पड़ोसी है। तो देखिए बी डी भी पड़ोसी है और ए भी, ए बी और डी पड़ोसी होते हुए बैठाया है, तो ये तो बन रहा है। और आपसे यही पूछा है उस आकृति को चुनिए जो कटी हुई आकृति के समान हो, तो ये तो बन रहा है। अब आगे भी चलते हैं, इसको भी देख लीजिए, ए सी और डी। देखिए, तो अभी हम जस्ट बताए सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ सी और डी पड़ोसी में बैठाया हुआ है, तो ए भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब एक ही बना जो कटी हुई आकृति के समान है, जो कि ऑप्शन सी है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डाइस है, पासे से है। नीचे दिए गए पासे में 1 का उल्टा बताएं। यहाँ पे जो दिया गया है, जो पासे के प्रारूप दिए गए हैं, इसके मदद से आपको बताना है 1 का उल्टा कौन सा नंबर आएगा। कहने का मतलब है हम आपको बताए थे कि पासा चेक कैसे किया जाता है कि यह पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ 1 और 3 जोड़े तो कितना हुआ 4, 5 और 3 को जोड़े 8, 5 और 1 6। मतलब कोई भी पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे ही आ रहे हैं तो 1 और 6 को जोड़ रहे हैं तो 7 हो जा रहा है। कहने का मतलब है यह जो डाइस है, कैसा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड जो डाइस होता है ना, तो 1 का अपोजिट 6 होता है। यहाँ 1 का पड़ोसी 6 है, इस कारण से जो डाइस है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो देख के कैसे आप, अगर स्टैंडर्ड डाइस रहता है तो 1 का अपोजिट 6 रहता है, 2 का अपोजिट 5 रहता है, 3 का अपोजिट 4 रहता है। कहने का मतलब है अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, लेकिन यहाँ पड़ोसी फेसेस का सम 7 हो गया। इस कारण से आप बोलेंगे कि ये जो डाइस दिए गए हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसके मदद से 1 का उल्टा क्या होगा? देखिए, तो 1 के पड़ोसी 3 और 5 है। कहने का मतलब है 1 के जो पड़ोसी हैं 3 है, 5 है, ठीक है। फिर है 1 के पड़ोसी 6 और 2। कहने का मतलब 3 भी आपको उल्टा में नहीं आएगा क्योंकि 3 पड़ोसी है, 5 भी उल्टा में नहीं आएगा क्योंकि पड़ोसी है 1 का,
और 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 जो है 6 का पड़ोसी है। 2 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 का पड़ोसी है। तो 1 से लेकर 6 तक में जो बचा हुआ नंबर है कौन सा है? 4, क्योंकि डाइस पे जो फेसेज होते हैं उस पे 1 से लेकर 6 तक अंकित होते हैं। तो उसमें 1 से लेकर 6 तक में सिर्फ 4 नहीं है इसमें, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। मतलब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिलोजिज्म से है। यदि सभी बीटा गामा हो, कॉमा सभी गामा अल्फा हो व सभी थीटा गामा हो, तो निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शन ए सभी थीटा बीटा है, ऑप्शन बी कुछ थीटा बीटा है, सी सभी गामा थीटा है, ऑप्शन डी सभी सही है, ऑप्शन ए कोई सही नहीं है। और यह भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हमसे मिस्टेक हो गया है कि नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। सभी जो बीटा है, सभी बीटा गामा हो, इसके लिए एक वेन डायग्राम बनाइए। सभी जो बीटा है वो गामा हो। ठीक है, अब सभी जो गामा है अल्फ़ा हो, सभी के सभी जो गामा है वो अल्फ़ा है। ठीक है, आगे चलिए। वह सभी थीटा गामा हो, कहने का मतलब सभी के जो सभी थीटा है वो भी गामा है। ठीक है, आपको इससे जो कथन दिए गए हैं उससे हम एक वेन डायग्राम बनाए हैं। इसके हेल्प से आपको निष्कर्ष देखना है कि कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। चलिए पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी थीटा बीटा है। देखिए तो यहाँ बेसिक डायग्राम में थीटा और बीटा में कोई रिलेशन है क्या? नहीं रिलेशन है, बेसिक डायग्राम में ही। और बात पॉजिटिव दे रखा है और बोल रहा है सभी थीटा बीटा है, और यहाँ बेसिक डायग्राम में थीटा और बीटा में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप ये कैसे बात बोल रहे हैं कि सभी थीटा बीटा है? गलत है। दूसरा पे आते हैं, कुछ थीटा बीटा है। देखिए वही बात है, जब कहने का मतलब ये बेसिक डायग्राम में इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो आप ऑल या सम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ थीटा बीटा है, जबकि बीटा और थीटा में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कुछ थीटा बीटा है? ये भी बात गलत है। ठीक है, आइए सी नंबर, सभी गामा थीटा है। सभी के जो सभी गामा है वो थीटा है? नहीं, सभी के सभी जो थीटा है वो गामा है, और कुछ गामा थीटा है, न कि सभी गामा थीटा है। ये जो बातें बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। ठीक है, तो अब जो डी ऑप्शन बचा सभी सही है, इसमें तो सभी गलत हो गया। ई कोई भी सही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई कोई भी सही नहीं है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सर्कुलर सीक्वेंस है, जिसको आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं। एक वृत्त में 5 लोग ए बी सी डी और ई एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ई किन के बीच में बैठा है? आपसे क्वेश्चन कर रहा है ई किन के बीच में बैठा है, तो इस पे कथन दे दिया। कथन पहला में दे दिया, बी के बाएं और ए के दाएं बैठे व्यक्ति एक ही है। ठीक है, दूसरा डी बी के दाएं बैठा है। तीसरा ए ई और सी के बीच बैठा है। ठीक है, तो इस तीनों कथन के मदद से आप बता दीजिए कि ई किन के बीच में बैठा है। अगर आप बता दे रहे हैं तीनों कथन के मदद से, तो आप देंगे कि तीनों कथन पर्याप्त है आंसर देने के लिए, या इसमें जिसके मदद से आप आंसर दे पाएंगे आप देख लीजिए। कहने का मतलब डेफिनेट जो बातें हैं स्टेटमेंट में दूसरा नंबर दिया। कहा कि डी बी के दाएं बैठा है, ये तो बात समझ में आती है। 5 लोग हैं एक वृत्त में, 1 2 3 4 5, और एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं कुछ ही हो। ठीक है,
तो हम दूसरा जो कह रहे हैं, जो डी बी के दाएं बैठा है, डी जो है बी के दाएं बैठा है। दाएं कहने का मतलब हम लोग जस्ट दाएं बैठाते हैं, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया है दाएं से दूसरा या तो डी जो है बी के दाएं बैठा है, इसके मतलब हम लोग जस्ट दाएं बैठाते हैं, मतलब तुरंत दाएं बैठा दिए। ए जो है ई और सी के बीच बैठा है। देखिए आप ए को कहाँ ला सकते हैं, ए डेफिनेट जगह पे यहीं पे बैठा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ बी है, यहाँ डी है, एक जगह बचता है जो कि एक को आप डेफिनेट जगह पे यहाँ पे बैठा सकते हैं, जो कि बोल रहा है ए ई और सी के बीच में बैठा है। कहने का मतलब, बीच कहने का मतलब, अगर ई यहाँ बैठा होगा तो सी यहाँ होगा, अगर ई यहाँ बैठा होगा तो सी यहाँ बैठा होगा। बीच में कहने का मतलब ई और सी के बीच ए बैठा है, ये भी बात सही है, ई और सी के बीच बैठा है। बीच कहने का मतलब ये दोनों बातें लागू हो सकती हैं, ई अगर यहाँ बैठा होगा तो सी यहाँ बैठा होगा, अगर ई यहाँ बैठा होगा तो सी यहाँ बैठा होगा। इसका तो डेफिनेट बीच बोल दिया ना। अब कहता है बी के बाएं और ए के दाएं बैठे व्यक्ति, बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है जी, एक ही है, लेकिन डेफिनेट नहीं बता पा रहे हैं आप कि कौन है, ई है कि सी है। तो आप कैसे बताइएगा कि ई किन के बीच में बैठा है, नहीं ना बता पाएंगे, क्योंकि ई दो जगह पे बैठ सकता है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आप कैसे बताइएगा कि किन के बीच में बैठा है। तो हम तीनों कथन तो यूज कर लिए, लेकिन तभी भी नहीं बताया कि किन के बीच में बैठा है। तो क्या होगा इसका आंसर, तीनों कथन जो है अपर्याप्त है आंसर देने के लिए, मतलब इसका हो जाएगा आंसर कथन अपर्याप्त है, अपर्याप्त है। इस कथन से आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, इस कारण से आंसर हो जाएगा कथन अपर्याप्त है। जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। श्रृंखला 5, 10, 20, 40 और ऐसे ही सीरीज डैश डैश डैश, मतलब आगे बढ़ती हुई जा रही है कि कौन सी पद 1280 है। ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 11वीं। और यह क्वेश्चन आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा है। कहने का मतलब है इस टाइप का क्वेश्चन जो है सीरीज से रिलेटेड अगर पूछ देगा तो कैसे बनेगा। कहने का मतलब है यह जो है ना, यह बढ़ रहा है, कहने का मतलब है एक फिक्स कोई नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह सीरीज जो है कुछ ऐसा चल रहा है। कहने का मतलब है 5 से 10 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 से 20 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 20 से 40 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। कहने का मतलब है एक फिक्स आपको नंबर से मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है, जो सीरीज है, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इस टाइप का गुणोत्तर श्रेणी कहने का मतलब गुना करके जो आगे सीरीज मिलता है उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब 5 से 10 मिला, 2 से गुना कर लिए, 10 से 20 मिला। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका कौन सा पद 1280 है, यही चीज़ आपको समझना है। कहने का मतलब है जो पहला टर्म आपको 5 दे दिया है, दूसरा टर्म 10 दे दिया है, तो या दूसरा टर्म जो मिल रहा है पहले टर्म में 2 से गुना करने पे मिल रहा है, या कोई भी लगातार 2 टर्म है ना, उसका आप रेशियो निकाल दीजिएगा ना तो सेम होना चाहिए। देखिए जैसे 20/10 कर दिए तो 2 आ गया, 10/5 कर दिए तो 2 आ गया, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी कहने का मतलब है आप जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करके गेट कर रहे हैं आप उसको डिवाइड करके उसके पहले वाला ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 40 में 2 से डिवाइड करके 20 मिलेगा, 20 में 2 से डिवाइड करके 10 मिलेगा, 10 में 2 से डिवाइड करके
5 मिलेगा। कहने का मतलब है ये जो है ना, इसमें जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको थोड़ा सा आपको कंसेप्ट जान लेना होगा। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको, जिसको जीपी बोलते हैं, उसमें एक फार्मूला आता है Tn = A × Rn-1। अब हर एक चीज़ को आप जानेंगे। Tn कहने का मतलब है, इसको nth टर्म बोलते हैं। nth टर्म मतलब nवां पद बोलते हैं, ठीक है। nth टर्म का मतलब nवां। अगर यहाँ 1 वैल्यू रखिएगा, यहाँ 1 वैल्यू रखिएगा तो पहला पद मिलेगा, 2 वैल्यू रखिएगा तो दूसरा पद मिलेगा, ठीक है। अब ए का मतलब है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, और एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या। इसके मदद से हम लोग इस चीज़ को हम लोग गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो वैल्यू आपको जो दिया गया है 5, 10, 20, 40, कहने का मतलब है जो सीरीज जो चल रहा है, इसमें आपसे पूछ दिया कौन सी पद 1280 है, तो हम मान लीजिए कि Tn टर्म उसका 1280 है। Tn टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो मान लीजिए ये सीरीज का 1280 इसका लास्ट टर्म है, तो हम इस जगह पे 1280 पुट करते हैं Tn के जगह, ठीक है। 1280 पुट कर दिए। अब देखिए ए फर्स्ट टर्म 5 है, 5 लिख दीजिए। अब रही आर की बात, तो आर कैसे निकालते हैं? देखिए आर मतलब कहने का सेंस है, ए जो सेकेंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, ठीक है। आप किसी से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पहला दूसरा पद लिए ना, तो हम T2/T1 लिखे, यहाँ T3/2 करिएगा, 20/10 करिएगा तो भी आपका कॉमन रेशियो निकल जाएगा। तो 10/5 करिएगा तो 2 आएगा, 10/20 करिएगा तो 2 आएगा। मतलब ये जो R है, कॉमन रेशियो है, इसकी वैल्यू क्या मिल गई? 2। और क्या है? n-1। तो हमको ये चीज़ निकालना ही है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो कहने का मतलब n-1 यहाँ लग गया, ठीक है। अब देखिए, तो इससे इसको कट कर दीजिए, 5 से, ये 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10 है ना, 28, 5 5 जा 25, 3 5 6 जा 30, मतलब 256 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1। अब कहने का मतलब है, ये 256 जो लिखा हुआ है और बेस 2 है, कहने का मतलब 256 को आप 2 बेस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। 256 को 2 बेस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तब ना बेस बेस सेम हो जाएगा, तो पावर सेम करेंगे। कहने का मतलब है 256 को 2 बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिएगा आप? देखिए 2 1 जा 2, ये हो जाएगा कितना? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 8 4, 2 2 जा 4। तो 2 बेस में कन्वर्ट हो गया ना। कहने का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहने का मतलब 2 का पावर जो 8 रख दीजिएगा ना, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके 256 आप ले सकते हैं। तो 2 टू दी पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर n-1। अब बेस सेम हो गया,
तो पावर सेम कर दीजिए, n - 1 = 8 कर दीजिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 9, n की वैल्यू क्या हो जाएगा 9। 9 क्या आया, नंबर ऑफ टर्म्स आया, मतलब पदों की संख्या कितना आया 9। कहने का मतलब हो जो 9वीं पद है ना वही है 1280, ठीक है, जो 9वीं पद है वही है 1280, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप जान रहे हैं ना हर एक चीज़ को, तो उससे रिलेटेड कभी भी कुछ पूछेगा, अगर इस टाइप का सीरीज से आपका पाला पड़ जाए जिसमें आपको आगे का बढ़ा के टर्म दिया, इसको तो ऐसे कैलकुलेट करना टाइम लगेगा ना, अगर आप फार्मूला जान रहे हैं तो तुरंत पुट करिए, अब वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया कितना 9, कहने का मतलब n का वैल्यू 9, कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या 9 आ गया, कहने का मतलब उसका 9वां जो टर्म है ना वही 1280 है, क्योंकि हमने tn को मारा था 1280, tn को n टर्म बोलते हैं, उसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो लास्ट टर्म हम मान लिए थे कि 1280 है, ठीक है। तो उससे जो वैल्यू निकल गया था हमको क्या मिल गया था n की वैल्यू, तो वहीं जो उसकी 9वीं पद रहा होगा ना वहीं 1280 रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताना चाह रहे हैं कि जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो हम बता रहे हैं आपको अपडेट मिलता रहे उसका, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।